मान लीजिए कि आज अगर आपका खर्च 50,000 रुपये में चल रहा है, 50 रुपये पर मंथ अगर आपको अपने घर खर्च चलाने के लिए लगता है, तो आगे चल कर के यही स्टैंडर्ड कायम रखने के लिए आपको 25 साल और 30 साल के बाद कितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि सेम लिविंग स्टैंडर्ड से आप अपना जीवन यापन जारी रख सकें। मान लीजिए कि किसी की नौकरी लगती है, नौकरी लगने के साथ ही उसको एक अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, वह 50,000 रुपये खर्च भी कर रहा है अपने रहने के लिए और पैसा सेविंग भी कर रहा है। और एक दूसरे केस में लेंगे कि किसी का अगर 50 रुपये सैलरी भी है, सैलरी ही मिल रहा है, तो घर खर्च कैसे चलाए और किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को भी जारी रखें। तो अगर आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि आपका खर्च चलाने के लिए 50 रुपये की ज़रूरत है, 25 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें सरकारी आंकड़े के अनुसार जो कि 6% है, उसके आधार पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यह राशि बढ़ करके हो जाती है 21.46 लाख। कहने का मतलब है कि आज जिस स्टैंडर्ड से आप 50,000 रुपये में चल रहे हैं, वही स्टैंडर्ड कायम रखने के लिए आपको आगे आने वाले 25वें साल के बाद 21,46,000 की ज़रूरत पड़ेगी और यह रकम जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो इसके लिए आपको फिक्स डिपॉजिट और दूसरे जो LIC की स्कीम्स या दूसरे जो इंडोमेंट प्लान होते हैं, वहाँ अगर आप अपना पैसा रखते हैं तो फिर आप अपने पैसे की एक्चुअल वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। कारण कि वहाँ पर आपको मुश्किल से 6 से 7% का 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, और यह जो 6 से 7% का रिटर्न है वह तो आपका इन्फ्लेशन लेके जा रहा है। बचा कहाँ आपके पास 6-7%। हर एक चीज़ में तो दवाई वगैरह में देखेंगे तो वहाँ तो 14-15% से ज़्यादा बढ़ता है, एजुकेशन में भी 15-16% से ज़्यादा बढ़ता है। ये तो ऑन एवरेज जो है सरकारी आंकड़ा है जो कि 6% के अनुसार से। तो 6% के अनुसार से अगर आप अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं तो फिर आपका पैसा जो है कहीं भी नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं उल्टा और आपको डिक्रीज हो रहा है। अर्थात जिस कार्य के लिए आप आज पैसे जमा कर रहे हैं वह पैसा धीरे धीरे आगे आने वाले समय में उल्टा जो है आपकी वैल्यू को घटाते हुए नज़र आएगा। तो इस बात को सोचिए कि आज जो आप 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं महीने का चलाने के लिए, 25 साल के बाद आपको 21 लाख रुपये से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी ही 50,000 रुपये है, ठीक है, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये मिल रही है, अभी नौकरी लगी है, 20 साल 25 साल का एज है आपका, और उस दौरान 50,000 रुपये मिल रहे हैं जो कि अच्छा खासा रकम है आज की डेट में देखा जाए, तो उससे आपको 3 करोड़ का कॉर्पस तैयार करना है। किस तरह से होगा? बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, बस आप अपने खर्चे के कंट्रोल रखिए। अब बोलेगे भाई कि अभी तो नौकरी लगी ही है, थोड़ा तो खर्च करना ही पड़ेगा अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। बिल्कुल सही, लेकिन यही समय है सही रूप से आप अपने इन्वेस्टमेंट अगर प्लानिंग कर लेते हैं, सही रूप से अगर पैसे बचा लेते हैं, तो वह लक्ष्य दिख रहा था ना आपको 25 साल 30 साल के बाद आसानी से हासिल होता हुआ दिखेगा। 50,000 का सैलरी है तो सबसे पहले सोचेंगे जिनको सैलरी मिल रही है कि भाई ठीक है कुछ तो आईफोन वगैरह खरीदें, है ना, कुछ एंजॉयमेंट करें, कुछ लग्जरी आइटम खरीदें। तो इससे आपको अनावश्यक खर्चों को रोकना होगा। हाँ, खर्च ज़रूर कीजिए जहाँ पर ज़रूरत हो, उसके आधार पर खर्च कीजिए। फ़ोन, अब आईफोन के बिना भी काम चला सकते हैं, शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपने खर्चे के कंट्रोल करते हैं तभी यह जो है लक्ष्य हासिल होता हुआ दिखेगा। इसके लिए आपको एक रूल अपनाना होगा, 50, 30 और 20 का रूल। 50 कहने का मतलब मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 है, तो वहाँ से 50% यानी 25,000 रुपये जो है आपको नीड्स यानी डेली एक्सपेंस जो होता है, घरेलू खर्च होता है, वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। 25,000 का फिर 30%
30% मोटा मोटी मान के चलिए आपको 20,000 रुपये, यहाँ पर 15,000 रुपये, 15,000 रुपये एक मोटा मोटी परसेंटेज भी छोड़ दीजिए, आप 15,000 रुपये जो है आप अपने जो है इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए खर्च कीजिए। जो भी चीज़ खरीदना बेचना है उसकी इसमें इसी 15,000 में कीजिए। बाकी जो 10,000 रुपये बच रहे हैं उसे आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो आपको जो है रेगुलर प्लान कहने का मतलब कि जो LIC वगैरह का इंडोमेंट प्लान है उस तरह के प्लान न लेकर के आपको हाई रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट करना है। और हाई रिस्क कहने का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध कहीं भी जा कर के पैसा झोंक दीजिए, वैसी बात नहीं है। आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए जहाँ की वेल डाइवर्सिफाइड हो, जैसे कि फ्लैक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। इस तरह के फंड में अगर लेते हैं तो आपको जो है अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाले समय में निकाल करके देगा। और साथ ही साथ जो है आपका जो लक्ष्य जब था 3 करोड़ का, वह आसानी से हासिल करता हुआ दिखेगा, 3 करोड़ का लक्ष्य। तो इसके लिए आप जो है इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, 10, 15 और 25। 10, 15, 25 का रूल क्या है, आपको प्रत्येक महीने जो है 10,000 रुपये बचाने हैं। 10,000 बचा कर करके उसको इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जो कि आपको कम से कम 15% का रिटर्न निकाल करके दे। और इसे कितने दिनों तक चलाते रहना है, 25 सालों तक। अगर यह आप काम कंटिन्यू 25 सालों तक कर लेते हैं तो आपको यह राशि इकट्ठा हो जाएगी, जो कि इन फ्यूचर जो वैल्यू है आपका, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर रहे थे, लगभग 21 लाख रुपये, वह आपको इससे आसानी से मिलता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही साथ इसका वैल्यू हमेशा बढ़ते रहेगा अगर आप सही तरीके से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान उस समय उपयोग में लाते हैं तब। अब आइए देखते हैं, ये तो हो गई कि आपको क्या करना है। तो आप अपने 50,000 की राशि में से 25,000 जो है बेसिक नीड्स के लिए खर्च करना है, 15,000 आपको जो है इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए खर्च करना है, आपके शॉप के लिए खर्च करना है। बाकी बचे हुए 10,000 रुपये जो है वह सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ, एक गुड क्वालिटी का म्यूचुअल फंड। अब देखिए, ये आपको यहाँ पर से 10,000 रुपये बच गए। ये 10,000 रुपये को आप जो है 15% के रिटर्न पर आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि लीनियर वे में, म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है कभी लीनियर नहीं चलता, हो सकता है कभी नीचे भी आ जाए, कभी माइनस, नेगेटिव भी, पॉजिटिव, कभी 20%, 25% तक भी मिलता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल करके देगा। हाँ, अगर आपका रिटर्न घट करके 12% होता है तो आप जो टाइम फ्रेम 25 साल लेके चल रहे हैं, हो सकता है उसमें 5 साल की बढ़ोतरी हो जाए, 30 साल लगे, लेकिन आपका पैसा यहाँ पर बनेगा ज़रूर, इन्फ्लेशन को ज़रूर बीट करेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए 3 फंड सजेस्ट है, नए इन्वेस्टर हो या पुराने इन्वेस्टर हो, सभी के लिए यह फंड जो है लाजवाब साबित होंगे। पहला फंड है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। आप यहाँ पर HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड भी यूज कर सकते हैं। दिक्कत इस फंड में पराग पारिक के साथ यह है कि अगर आप किसी कारण से बीच में निकालते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लेकिन अगर आप किसी कारण से बीच में निकालते हैं तो यहाँ पर आपको विदिन 1 ईयर निकालने पर आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा और 2 साल के अंदर निकालने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 2 साल से ऊपर निकालते हैं तो फिर किसी तरह का एग्जिट लोड यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरा फंड है बंधन का स्मॉल कैप फंड। जाहिर सी बात है आपका टाइम फ्रेम जो है बहुत ज़्यादा है, 20 से 25 साल का टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं, वहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप का होना बहुत ही ज़रूरी है। बंधन का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, दोनों ही आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए ताकि आपका जो है रिटर्न तेज़ी से बढ़े। अब देखते हैं यह जो है पास्ट में, फ्यूचर की तो बात ही नहीं होगी क्योंकि पास्ट में किस तरह का रिटर्न जो है आपको निकाल करके यह फंड दिया है।
तो फ्लैक्सी कैप की बात की जाए, पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप, यह देखेंगे पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड लगभग 20% का रिटर्न यहाँ पर निकल करके आ रहा है, 20% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। 3 साल के टाइम फ्रेम में 21%। आप देखेंगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। यह फंड जो है बहुत ही कम निगेटिव रिटर्न देने के लिए जाना जाता है, हमेशा पॉजिटिव। इस क्वार्टर में देखेंगे 2025 के क्वार्टर में जहां स्मॉल एंड मिड कैप या दूसरे फंड देखेंगे बहुत तेज़ी से गिरा है, यह मात्र 2.5% से गिरा हुआ है। दूसरे क्वार्टर में तुरंत रिकवरी हो गया है। उसके साथ यह फंड में इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको आगे चल इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। इसलिए मान लीजिए किसी तरह से इंडियन मार्केट ख़राब करता है तो फॉरेन के मार्केट से आपको जो है बैलेंस करते हुए दिखेगा आपके पोर्टफोलियो को। अब आगे बंधन का अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो यह तेज़ी से रिटर्न बनाने के लिए जाना जाता है। स्मॉल कैप मिड कैप खास करके ये होता ही इसी के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपना टाइम फ्रेम हमेशा बढ़ा करके रखें, टाइम फ्रेम ज़्यादा रखिए, तभी आपका जो है रिटर्न अच्छा बनता हुआ दिखेगा, है ना। तो इसके लिए आपको देखेंगे कि 3 साल के टाइम फ्रेम में 31% का रिटर्न, वहीं 7 साल के टाइम फ्रेम में लगभग 34 से 35% का रिटर्न निकाला है। बहुत ही बेहतरीन फंड है। इस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं, और अगर फंड सही रूप से चलता रहा तो आपका जो लक्ष्य है हो सकता है और जल्द पूरा हो जाए। तीसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इस फंड में देखेंगे ऑन एन एवरेज लगभग 30% का रिटर्न निकाल करके अभी तक दिया है, लेकिन शर्त है कि आपको जो है लंबे समय के लिए बनना पड़ेगा, बने हुए रहना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको इस तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म साल 2 साल 6 महीने में इस तरह के फंड प्रदर्शन नहीं करते हैं, और वहाँ पर आपको जो है ख़राब प्रदर्शन के कारण जो है हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट का दिखना पड़े। मतलब आपको जो है जिस आशा के साथ आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आपको इन्वेस्टमेंट न बनता हुआ दिखे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो ध्यान रखें कि बीच में उसे ब्रेक न करें और कंटिन्यूअस लंबे समय के लिए चलने दें। तो आज का जो वीडियो था, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है तो आप भी एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। शर्त आप रेगुलर SIP में इन्वेस्टमेंट कर जारी रखिए। आपका यही इन्वेस्टमेंट जो है आगे चल करके आपको अच्छे कॉर्पस तैयार करने में मदद करेगी। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।